दुनिया भर में अगर आप देखें तो हर 10 में से 8 लोग हर सुबह उठकर एक ऐसी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं जहां वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हाँ, और ये ना मतलब कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बिल्कुल। ये 24 के गैलप वर्कप्लेस सर्वे का एकदम ठोस डेटा है। 160 देशों के करीब 1,40,000 लोगों पर यह सर्वे हुआ था। और नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। राइट। दुनिया भर में सिर्फ 23% लोग अपने काम से सच में खुश हैं या कह लें कि एंगेज्ड हैं। और अगर हम दक्षिण एशिया या भारत की बात करें ना, तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 21% रह जाता है। एग्जैक्टली ये आंकड़ा अपने आप में एक खामोश महामारी की तस्वीर पेश करता है। मतलब आमतौर पर जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है तो एक्सरे में साफ दिख जाती है ना। हाँ, डॉक्टर एक लाइन खींचकर बता देता है कि भाई समस्या यहाँ है। बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारी रोजमर्रा की मानसिक थकान है, वो बिना मन के काम पर जाने का बोझ, ये किसी मशीन में नजर नहीं आता। और आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो इसी धुंधलेपन को समझना है। और हम इस मिडिल क्लास ट्रैप यानी मध्यम वर्गीय जाल की गहराई में जाएंगे। हाँ, और विज्ञान व मनोविज्ञान की मदद से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का सही रास्ता भी खोजेंगे। राइट। लेकिन मैं शुरू में ये साफ कर दूं कि हमारी ये चर्चा कोई आम टिपिकल मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है जो बस ये कहेगा कि आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो। हाँ, वो तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सलाह होती है ना। ये पूरी तरह से डेटा और न्यूरोसाइंस पर आधारित एक विश्लेषण है। तो इस जाल की असलियत को समझने के लिए हम अमित के उदाहरण से शुरू करते हैं। अमित एक 26 साल का IT एम्प्लॉई है। उसकी सैलरी करीब 12 लाख रुपए है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर उसकी प्रोफाइल बहुत शानदार दिखती है और जल्दी उसकी शादी भी होने वाली है। बाहर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि भाई इसकी लाइफ तो पूरी तरह से सेट है। लेकिन बाहरी तस्वीर जितनी चमकदार है ना, अंदर का सच उतना ही खोखला है। असलियत में अमित दिन में 14-14 घंटे काम कर रहा है। अरे बाप रे। हाँ, और शाम को 6 बजे जब उसे घर जाने के बारे में सोचना चाहिए तो उसे एक नया टास्क थमा दिया जाता है। इन सब के बीच वो अंदर से एक बहुत गहरा खालीपन, एक तरह की नमनेस या सुन्नूपन महसूस करता है। मतलब बस मेट्रो में बिना सोचे समझे मोबाइल पर गेम खेल रहा है या ट्रैफिक में FM सुन रहा है। एग्जैक्टली। बस किसी तरह फ्राइडे का इंतजार करता है और मंडे सुबह फिर से वही साइकिल शुरू। ये नमनेस दरअसल दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब वो लगातार तनाव झेलते झेलते थक जाता है तो भावनाओं को ही सुन्न कर देता है। इस स्थिति को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान किसी सोने के पिंजरे में भागते हुए चूहे की तरह हो गया है। मतलब एक हैमस्टर व्हील है लेकिन सोने का बना हुआ। ये हैमस्टर व्हील वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? जहां हर नई समस्या का समाधान एक नया खर्चा है और हर नए खर्चे का समाधान एक नई EMI है। हाँ, बिल्कुल। प्रदूषण है या सड़कें खराब हैं तो एक बड़ी गाड़ी खरीद लो और घर में एयर प्यूरिफायर लगा लो। तनाव बहुत ज्यादा है तो वीकेंड पर किसी बहुत महंगी जगह जाकर खाना खा लो। इंसान बस उस पहिए पर दौड़ता रहता है लेकिन पिंजरे से कभी बाहर नहीं आ पाता। और ये सिर्फ अमित की व्यक्तिगत कहानी नहीं है, ये ना एक बहुत ही गहराई से बुना गया सिस्टेमिक जाल है। इसकी शुरुआत होती है बचपन के महंगे कोचिंग सेंटर की फीस से। और फिर लाखों रुपए का एजुकेशन लोन जुड़ जाता है। बिल्कुल। और नौकरी मिलते ही सबसे पहले गाड़ी की EMI शुरू हो जाती है और फिर समाज के प्रेशर में आके घर की EMI। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिससे बाहर निकलने का ख्याल भी डरावना लगने लगता है। और इसके ऊपर से वो जो हसल कल्चर का दबाव है कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना तो महानता का प्रतीक है। एग्जैक्टली। और फोमो यानी दूसरों की चमकदार जिंदगी देखकर पीछे छूट जाने का जो डर है, उसने इस जाल की कड़ियों को एकदम लोहे जैसा मजबूत कर दिया है। और इस क्रॉनिक स्ट्रेस का जो लगातार चलने वाला तनाव है, उसका शरीर पर क्या असर होता है, ये तो और भी भयावह है। मतलब अमित एक रात 14 घंटे काम करने के बाद सीने में तेज दर्द महसूस करता है। उसे लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है। वो घबराकर अस्पताल भागता है लेकिन वहां ECG और बाकी टेस्ट एकदम नॉर्मल आते हैं क्योंकि वो हार्ट अटैक था ही नहीं। राइट। डॉक्टर बताता है कि वो एक पैनिक अटैक था। शरीर तनाव को संभाल नहीं पाया और उसने एक फॉल्स अलार्म बजा दिया। अब जब इंसान ऐसी भयानक स्थिति में पहुंचता है और इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है तो इंटरनेट और समाज उसे सबसे आम सलाह क्या देते हैं? वही कि अपने दिल की सुनो और अपने पैशन को फॉलो करो। हर मोटिवेशनल स्पीकर यही तो कह रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम गहराई से देखें ना तो करियर के लिए ये शायद सबसे भ्रामक और खतरनाक सलाह है। अच्छा, ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर कोई इंसान पहले से ही कंफ्यूज्ड है तो ये कहना कि अपना पैशन खोजो उस पर एक और नया दबाव डालने जैसा है। इस भ्रांति को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की एक बहुत ही ऐतिहासिक रिसर्च ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च क्या कहती है? उन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझाया कि जो लोग मानते हैं कि पैशन को अंदर खोजना है वो अक्सर एक फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे होते हैं। उन्हें लगता है कि पैशन कोई जन्मजात गड़ा हुआ खजाना है। ओहो, मतलब उन्हें लगता है कि जैसे ही वो खजाना मिल जाएगा जिंदगी अचानक से आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली। और इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब ये लोग कोई नया काम शुरू करते हैं और उसमें थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो वो हार मान लेते होंगे। हाँ, वो तुरंत हार मान लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद ही मेरा असली पैशन नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। यानी पैशन कोई खजाना नहीं है जिसे किसी नक्शे से खोज लिया जाएगा, बल्कि पैशन तो एक पौधे की तरह है ना, जिसे उगाना पड़ता है। एकदम सही। और इस पौधे वाले विचार को प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट ने बहुत ही तार्किक तरीके से आगे बढ़ाया है। उनका तर्क है कि फॉलो योर पैशन की सलाह इंसान को बहुत ही पैसिव या निष्क्रिय बना देती है। मतलब इंसान बस इंतजार करता रहता है। हाँ, बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है कि कब आसमान से पैशन टपकेगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली तरीका इसके बिल्कुल विपरीत है। पहले किसी काम में अपनी स्किल्स को विकसित करें। राइट। जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, इतने अच्छे कि आपको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाए, तो आपको काम में ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता मिलने लगती है। और उसी स्वतंत्रता से शायद असली पैशन खुद ब खुद पैदा होता है। बिल्कुल, आप खुद तय कर पाते हैं कि काम कब और कैसे करना है। लेकिन अगर पैशन अंदर खोजना नहीं है तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब समस्या तो यही है ना कि हमें एक्सपोजर ही नहीं मिला है। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या मौजूद है। सही कहा। इस एक्सपोजर की अहमियत को समझने के लिए ना डेविड एप्स्टीन की किताब रेंज का संदर्भ बहुत प्रासंगिक है। मैंने सुना है इस किताब के बारे में। इसमें एप्स्टीन ने दुनिया के सबसे सफल लोगों के शुरुआती जीवन का विश्लेषण किया है। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि जो बचपन से एक ही चीज पर फोकस करता है वही सफल होता है। हाँ, जैसे टाइगर वुड्स का उदाहरण देकर जल्दी स्पेशलाइजेशन का दबाव बनाते हैं लोग। लेकिन एप्स्टीन ने पाया कि रॉजर फेडरर या MS धोनी जैसे दिग्गजों ने बचपन में कई अलग अलग खेल खेले थे। फेडरर ने बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस सब ट्राई किया। हाँ, धोनी तो स्कूल में फुटबॉल के गोलकीपर थे शुरुआत में। बिल्कुल। तो जो लोग शुरुआत में बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं, जिन्हें सैम्पलर्स कहा जाता है, वे शुरुआत में तो पीछे नजर आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अंततः यही सैम्पलर्स जीतते हैं। और इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी है क्या? हाँ, इसे मैच क्वालिटी कहते हैं। सैम्पलिंग के जरिए ये लोग अपनी असली क्षमताओं को उस काम के साथ मैच कर लेते हैं जो उनके लिए सबसे सही है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही वाजिब सवाल आ रहा है। बताइए। क्या बहुत सारी चीजें एक साथ ट्राई करने से इंसान हर चीज में आधा अधूरा नहीं रह जाएगा? मतलब आज के टाइम में विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन तो बहुत जरूरी है ना। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन हम यहाँ पूरी जिंदगी बहुत सी चीजें करने की बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है जीवन या करियर के शुरुआती दौर की। अच्छा। शुरुआती दौर की ये सैम्पलिंग इंसान को उसकी असली क्षमताओं से मिलाती है। अब भारतीय संदर्भ में ही देख लीजिए, दुनिया में 12,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। बाप रे, 12,000? हाँ, लेकिन एक आम भारतीय छात्रों को कितने पता होते हैं? मुश्किल से 10 या 15। वही इंजीनियर, डॉक्टर, CA या सरकारी नौकरी। एग्जैक्टली। जब इंसान का एक्सपोजर ही सिर्फ 15 चीजों का है, तो वो उन 12,000 में से अपना सही रास्ता कैसे चुन सकता है? ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि किसी को खाने की 10 डिश चखने को दी जाएं और कहा जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा खाना चुन लो, जबकि मेन्यू में 12,000 डिशेस मौजूद हों। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो अब सवाल यह है कि इस एक्सपोजर को बढ़ाया कैसे जाए? मतलब रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में नए करियर्स को आजमाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए श्रुत में एक बहुत ही बेहतरीन 3E फॉर्मूला दिया गया है। 3E? हाँ, इसका पहला E है एक्सप्लोर। मतलब अगले 30 दिन तक रोज सिर्फ 30 मिनट निकालें और 100 करियर्स की PDF लिस्ट से नए करियर्स के बारे में पढ़ें। मतलब बिना अपनी नौकरी छोड़े बस पढ़ना है? हाँ, बस दिमाग की खिड़कियां खोलनी है। और फिर आता है दूसरा E, एंगेज। से पढ़ने से कुछ नहीं होगा,
5-7 पसंद आने वाले क्षेत्रों को चुनें और उनमें 20 घंटे का रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करें। 20 घंटे? ये कोई नियम है क्या? हाँ, ऑथर जॉश कॉफमैन के अनुसार किसी भी नई स्किल में ठीक-ठाक बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे का फोकस चाहिए होता है। इसे एंगेज करना कहते हैं, जैसे फ्री वेडिंग फोटोग्राफी या वीकेंड पर केक बनाना। केक बनाने से मुझे नेहा की कहानी याद आ गई। 34 साल की नेहा, जिसने 10 साल बाद वीकेंड पर केक बनाना शुरू किया था। बिल्कुल, नेहा का उदाहरण एकदम सही है यहाँ। शुरुआत में असफलताओं और आलोचनाओं के बावजूद वो लगी रही, और यहीं पर ना साइकोलॉजिस्ट मिहाली के फ्लो स्टेट का विज्ञान सामने आता है। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ये वो मानसिक स्थिति है ना जहाँ समय का पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इस अवस्था में इंसान के मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमेशा हमारी आलोचना करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फोकस 100% होता है, काम चुनौतीपूर्ण होता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान 500% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। 500%? मतलब काम बोझ नहीं लगता बल्कि ऊर्जा देने लगता है। और नेहा ने इसी फ्लो स्टेट के दम पर अपना सफल क्लाउड किचन खड़ा कर लिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। शुरुआत में ये फ्लो स्टेट मिल सकता है, मजा आ सकता है, लेकिन जब वो हनीमून पीरियड खत्म हो जाए और काम मुश्किल लगने लगे, तब क्या होता है? तब शायद ज्यादातर लोग हार मान लेते होंगे। यहीं पर हमारा तीसरा ई काम आता है, एक्सेल, और इसके साथ ही ग्रिट की भूमिका आती है। एंजेला डकवर्थ की रिसर्च बताती है कि सफलता का सबसे बड़ा कारण आईक्यू नहीं बल्कि ग्रिट है, राइट? हाँ, पैशन प्लस परसिवियरेंस। ये तब बनता है जब आप 6 महीने की उस मुश्किल अवधि में, उस ग्राइंड में टिके रहते हैं। और जब हम एक्सप्लोर करते हैं, एंगेज करते हैं और ग्रिट दिखाते हैं, तो शायद हम उस जापानी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसे इकिगाई कहते हैं। बिल्कुल सही। इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरेगी। ये 4 चीजों का मिलन है, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है, और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें। मतलब इकिगाई को खोजा नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। एग्जैक्टली। अमित ने भी यही किया। उसने अपनी 14 घंटे की नौकरी के बीच वक्त निकालकर वुड कार्विंग सीखना शुरू किया। रातों रात पैनिक अटैक गायब नहीं हुए, लेकिन अब उसके पास एक ऐसी जगह थी जो पूरी तरह उसकी अपनी थी। लेकिन इस मोड़ पर लोग अक्सर एक बहुत आम बहाना बनाते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई है। डेटा इस बहाने को पूरी तरह खारिज करता है। ग्लोबल स्तर पर करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। अरे वाह! और एक और बड़ा डर होता है वित्तीय सुरक्षा का। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि एक साइड पैशन प्रोजेक्ट होने से आपकी मुख्य नौकरी की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। मतलब बर्नआउट कम होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ, ये नौकरी या पैशन चुनने की बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो उस अलार्म क्लॉक वाली सुबह पर वापस आते हैं। जो लोग नमनेस और पैनिक अटैक वाला जीवन जी रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता किसी जादू में नहीं है। बिल्कुल नहीं। रास्ता है लगातार एक्सप्लोर करने में, 20 घंटे की प्रैक्टिस करने में और ग्रेट विकसित करने में। वो सोने के पिंजरे का दरवाजा खुला है, बस उसे धकेलने की जरूरत है। सही कहा। और अंत में ना, सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री पर आधारित है, लेकिन हमें थोड़ा और गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? जापान के ओकिनावा में, जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, उनकी भाषा में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट का शब्द ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोचने वाली बात यह है कि क्या रिटायरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक ऐसी दुनिया की उपज है जहां लोग अपने काम से इतनी नफरत करते हैं कि बस उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? ये तो सच में बहुत प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या होगा अगर हम एक ऐसा जीवन, एक ऐसा इकिगाई बना ले जिससे हमें कभी रिटायर होने की जरूरत ही महसूस ना हो? बिल्कुल, क्योंकि शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि हम काम करना कब बंद करते हैं, बल्कि जीत ये है कि हम हर सुबह उठकर जो भी काम करते हैं उसमें एक जिंदा धड़कन हो, खालीपन नहीं।